सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैथमेटिकली क्या होता है। आप मैथ्स में जो वेटेड एवरेज निकालते हो ना, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे एवरेज ऑफ एक्स निकालना है, वो क्या है, एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको जैसे बचपन में क्लास में क्वेश्चन आते थे कि एक क्लास है, उसने टेस्ट दिया, एन नंबर, मान लो 100 स्टूडेंट है, जिसमें से 10 स्टूडेंट के कितने आए, 5 नंबर आए। 20 स्टूडेंट के कितने आए, 6 नंबर आए। 30 स्टूडेंट के कितने आए, 7 नंबर आए। फिर से 30 स्टूडेंट के कितने आए, 8 नंबर आए। ठीक है, और 10 स्टूडेंट के कितने आए, 9 नंबर आए। तो आप उसका एवरेज निकालते थे। एवरेज कैसे निकालते थे, 5 × 10 + 6 × 20 एंड सो ऑन, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 100। ये 5 × 10 था। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये देखो, 5 × 10/100 + 6 × 20/100 प्लस इस तरह इसको ओपन कर लिया। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा एक्स आई है। ठीक है, और ये 10/100 ये क्या हो गया, 0.1, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 5 नंबर वालों की प्रोबेबिलिटी इतनी थी। उसी तरह 6 नंबर वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये 6 नंबर वालों की। इस तरह से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड होती है और हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। सेम उसी तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मतलब उसकी टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक एटम पड़ा है, उसी एक एटम की आपने निकाल ली। मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन एटम्स है, तो मैंने एक हाइड्रोजन एटम बना दिया जिसकी ये स्टेट्स थी। ऐसी होती नहीं है, मैं एक बार सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूँ। ये मैंने 4 स्टेट्स बना दी। अब ये जो स्टेट है, मान लो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। ठीक है, और ये मान लो साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, कोई भी ऐसा स्टेट है, उसकी ये स्टेट्स इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे करोड़ों एटम्स होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उन, मान लो 1 करोड़ एटम थे, 1 करोड़ एटम में 30 लाख एटम ऐसे होंगे जिसमें हमारा जो पार्टिकल है वो इस स्टेट में मिलेगा। 30 लाख एटम ऐसे होंगे जिसमें पार्टिकल इसमें मिलेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, कुछ पार्टिकल्स इसमें भी जाएंगे। तो 20 लाख पार्टिकल यहाँ जाएंगे और 20 लाख पार्टिकल यहाँ जाएंगे। तो हम जब टोटल 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं, तो हम देखते हैं वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक एटम में एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हमेशा उसी में जाते रहेंगे। ठीक है, इवनली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल होता है। तो इस तरह से वहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब कोई कह दे कि जी वहाँ पर मोमेंटम चाहिए हमें, इस गैस का जो 1 करोड़ एटम वाली जो गैस है, इसका मोमेंटम कितना होएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेंगे इस स्टेट की कितनी है, और ये जो साई 1 है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका मोमेंटम निकाल लेंगे कि फर्स्ट स्टेट में मोमेंटम कितना है। फिर सेकंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे और यहाँ से सेकंड स्टेट का मोमेंटम निकाल लेंगे। थर्ड स्टेट की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, थर्ड स्टेट का मोमेंटम निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेट की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे और फोर्थ स्टेट का मोमेंटम निकाल लेंगे। फिर हम क्या, इसको ऑन एन एवरेज रख देंगे। तो जैसे कि आपकी क्लास में देखते हो कि क्लास का एवरेज जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो सारे स्टूडेंट्स की आप एवरेज निकाल लेते हो मैथमेटिक्स में ये काम करके। तो सेम टू सेम तरीके में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि एक गैस है, उसकी आपको किसी भी तरह की एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम निकालना है, तो ऑन एन एवरेज क्या वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू से निकलती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में पहले आप आइगन वैल्यूज निकालते हो इनकी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम क्या है, एक आइगन वैल्यू है, एनर्जी क्या है, आइगन वैल्यू है। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइगन वैल्यू से। उनकी आप ये आइगन वैल्यूज़ निकाल लोगे और उनको फॉर्मूला में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब ये चीज़ जो पढ़ी है, इसको थोड़ा थियोरेटिकली समझ लेते हैं। तो ये पॉइंट देखो, ये कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। आपके पास कोई सैंपल है, उसका कोई भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जैसे आपको एनर्जी मोमेंटम निकालना हो तो कितनी आनी चाहिए, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब आप ये कैलकुलेशन करोगे, आप कहोगे लगभग इतनी आनी चाहिए कैलकुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, और उतनी ही आती है। अब देखो ये मैथमेटिकली कैसे होता है।
मैथमेटिकली होता है, मान लो कि C1 C2 C3 Cn ये क्या है, आइगन वैल्यूज है कुछ स्टेट्स की, और P1 P2 P3 Pn ये क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटीज है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होएगी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास होएगी, हमारे पास समेशन ऑफ Cn Pn, ठीक है, ये यही चीज होगी सेम टू सेम, समेशन ऑफ xi pxi, यहां पर इस तरह हो गया समेशन ऑफ Cn Pn, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा डिराक नोटेशन की टर्म्स में देखते हैं। डिराक नोटेशन ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? तो कोई भी क्वांटिटी है, मान लो ए, उसकी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगी ए साई, ठीक है। अगर मोमेंटम होगा तो ये मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पर लगा दोगे, ए एक ऑपरेटर है, ठीक है, जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए उसका ऑपरेटर क्या है, ए, ठीक है। ए साई निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आइगन वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें क्या करो, वापस ये साई करवा दो, तो साई साई क्या है, कंप्रेस हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ आइगन वैल्यू रह जाएगी। ये अभी करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। और अगर ये साई जो हमारा फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड ना हो, तो यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला किसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। इसी तरह हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास स्टेट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टेट्स का, ऐसे डिस्क्रीट ना हो हमारे पास। यहाँ पर तो क्या है, 4 स्टेट्स थी, अब मान लो इतनी सी जगह में कोई 10 करोड़ 20 करोड़ स्टेट्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये अलग अलग तो रहेगी नहीं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कॉन्टिन्यूस सा। उसके लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, उसको हम कहेंगे क्लासिकल नोटेशन। क्लासिकल नोटेशन ये ज़्यादा काम नहीं आता वैसे। क्लासिकल नोटेशन क्या होगा, ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, अब देखो हमें डिराक नोटेशन को कन्वर्ट करना है बस क्लासिकल में, तो ये क्या है, साई स्टार ए साई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन है ऑल स्पेस में कर देंगे जहाँ पर भी चाहिए, और अगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो यहाँ पर साई स्टार साई डॉट डी एक्स, ये क्या लग जाएगा, हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये क्या है, क्लासिकल तरीका है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का, जब हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस पर। एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छा समझ आएगा, ठीक है। आप पॉज करके नोट करो। अब देखो हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम थोड़े से अच्छे लेवल का एग्जाम्पल कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला एग्जाम्पल नहीं करेंगे अब। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, तो वो ऑपरेटर कौन सा लगेगा, यहाँ पर एनर्जी का लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, स्टेट दी हुई है, ये क्या है हमारे पास, स्टेट, ठीक है। तो वो स्टेट क्या है, 1/√19 φ1, 2/√19 φ2, √2/19 φ3, √3/19 φ4, √5/19 φ5। तो इसने कह दिया जी ये हमारी स्टेट है। अब उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन क्या कहता है, एच क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एच मतलब हैमिल्टोनियन, जस्ट पिछले लेक्चर के लास्ट में ये डिस्कस किया था। हैमिल्टोनियन का मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो ये क्या कह रहा है कि जब एच को फाई एन, मतलब कोई भी किसी भी फाई एन पर जब एच को आप ऑपरेट करवाते हो, तो वो रिजल्ट क्या देता है, एन इंटू एप्साइलन नोड फाई एन। अब देखो यहाँ पर फाई एन से फाई एन, ठीक है, स्टेट चेंज नहीं हुई, स्टेट चेंज नहीं हुई, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आइगन वैल्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि आप h को अगर फाई 1 पर ऑपरेट कराओगे तो ये पहली स्टेट की एनर्जी दे देगा 1 इंटू एप्साइलन नोट, ठीक है। मान लो h को ये फाई 1 पर ऑपरेट कराया, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या है एप्साइलन नोट, और ये क्या है फाई 1। तो यहाँ से आइगन वैल्यू कितनी आ गई पहली स्टेट की, 1 इंटू एप्साइलन नोट, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट का हो गया। इसी तरह जब हम सेकंड स्टेट पर ऑपरेट कराएंगे तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी 2 एप्साइलन नोट। थर्ड स्टेट पर जब इसको ऑपरेट कराएंगे तो उसकी आइगन वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 3 एप्साइलन नोट। फोर्थ स्टेट पर करवाएंगे तो 4 एप्साइलन नोट। फिफ्थ स्टेट पर करवाएंगे तो 5 एप्साइलन नोट। तो हमें क्या पता लग गया, पांचों स्टेट की एनर्जीज पता लग गई, ठीक है। आइगन वैल्यू मतलब उसकी एनर्जी ही हो गई, एनर्जी आइगन वैल्यूज, ठीक है।
तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला तो ये है कि ये साई ए साई अपॉन साई साई नॉर्मलाइज्ड। दूसरा है ये सी एन पी एन। ठीक है, दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें ये इस वक्त आसान लग रहा है। ठीक है, हमारे पास सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें सिर्फ स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो ये पहली स्टेट का कांस्टेंट है। ठीक है, पहले स्टेट का क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका स्क्वायर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/19। इसकी प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार चलो निकाल लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन लास्ट में चेक करेंगे। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी की, वो क्या है, वो है हमारे पास ई एन और पी एन। ठीक है, इसका मतलब E1 P1। E1 एनर्जी 1 क्या है, एप्सिलॉन नोड, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/19। सेकंड स्टेट की एनर्जी कितनी है 2 एप्सिलॉन नोड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/19। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। थर्ड स्टेट की कितनी है एनर्जी आइगन वैल्यू 3 एप्सिलॉन नोड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/19। फोर्थ स्टेट की 4 एप्सिलॉन नोड, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/19। फिफ्थ स्टेट की 5 एप्सिलॉन नोड और इसकी प्रोबेबिलिटी 5/19। ठीक है, तो जिसका सम करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका टोटल E इज इक्वल टू, यहाँ पर एप्सिलॉन नोड अपॉन 19 बाहर आ गया, और ये क्या है 1 + 2 × 4 8 + 3 × 2 6 + 4 × 3 12 + 5 × 5, ये आ गया हमारे पास 25। ठीक है, तो ये 9 और 6 15, 15 और 12 15 और 12 27, 27 और 25 52, तो ये आ गया 52 एप्सिलॉन नोड अपॉन 19। ठीक है, अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये जो था ये नॉर्मलाइज्ड था। कुछ लोग क्या कहेंगे, इतना निकाल देंगे ये आंसर। ठीक है, और ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल भी जाएगा, ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा, भाग कर टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये तो चेक किया ही नहीं अभी तक ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो जब हम ये साए साए चेक करेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा साए साए, ये आ जाएगा कुछ 1/19 प्लस 4/19 प्लस 2/19 प्लस 3/19। देखो इसका शॉर्टकट होता है, बस सारों का स्क्वायर करो इसका और सम कर दो। ठीक है, इन सारों का स्क्वायर करके सम कर दो, बस ये शॉर्टकट होता है, प्लस 5/19। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो समझ भी जाओगे क्यों ये स्क्वायर हो रहा है। हमने किया भी था ना नॉर्मलाइजेशन में, A1² + A2² + AN², इस तरह। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15/19। ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ये नॉट नॉर्मलाइज्ड था, नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आया था 52/19 एप्सिलॉन नोड, इसको क्या करेंगे साई साई इससे डिवाइड मार देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 52 एप्सिलॉन नोड अपॉन 19 इंटू हमारे पास क्या आ गया 15/19। तो ये 19 से 19 कैंसिल, इसका आंसर है 52 एप्सिलॉन नोड अपॉन 15। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा चेक करो, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लो पॉज करके, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये है एप्लीकेशन इसकी। ठीक है, अब आइगन वैल्यू से आप ये तो समझ गए कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही वो एक्चुअल वैल्यू है जो वो गैस हमें देगा। ठीक है, आइगन वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आइगन वैल्यू तो एक एक एटम के लिए वैलिड होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब जो रियल लाइफ में हम एक बहुत बड़े सैंपल से निकालते हैं।
तो अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एप्लीकेशन है इसकी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहां से हम अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। कैसे? अब देखो, जैसे अनसर्टेनिटी एक्स में क्या होती है, डेल्टा एक्स, ई एक्स की अनसर्टेनिटी होती है, डेल्टा पी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी हमारे पास रियल लाइफ क्वांटिटीज है, तो मतलब एक तरह से आइगन वैल्यूज की अनसर्टेनिटी है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी हमें एक ही निकालनी हो, ठीक है, हो सकता है वो एनर्जी में अनसर्टेनिटी हो, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो, डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी हो, तो वो कैसे निकालते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये किसी भी ए जो क्वांटिटी है उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसको बस ऐसे रट लो कि ये होता ही होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको बहुत डिटेल में भी स्टडी किया जाता है, लेकिन इसको कोई डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो ए में अनसर्टेनिटी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो है ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर वेटेड एवरेज माइनस जो ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, उस क्वांटिटी की हमारे पास अनसर्टेनिटी है। अब जो पिछला हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसी में हम अनसर्टेनिटी निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमने क्या निकाल लिया, एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ये है, इसका मतलब हमने उसका ये वाला पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, बाद में बस क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, ये ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ये देखो अब देखो, अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, हमें ये ए क्या है यहाँ पर, एनर्जी है, एनर्जी मतलब एच स्क्वायर साई एन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या आएगी, वो आएगी एन एप्सिलॉन नोड का होल स्क्वायर, और ये शायद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके लिखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, जो पहली स्टेट है ए स्क्वायर की, पहली स्टेट की एनर्जी कितनी देगा, वो दे देगा एप्सिलॉन नोड स्क्वायर। सेकंड स्टेट की क्या दे देगा, 4 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर। थर्ड स्टेट की क्या दे देगा, 9 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर। फोर्थ स्टेट की, अब एनर्जीज निकाल रहे हैं मैथ स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली टर्म चाहिए। फोर्थ स्टेट की क्या दे देगा, 16 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर। और फिफ्थ स्टेट की क्या दे देगा हमें, 25 एप्सिलॉन नोड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी क्या आ जाएगी हमारे पास, एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एच स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर कैसे आएगा, एच स्क्वायर आएगा हमारे पास ये एप्सिलॉन नोट स्क्वायर इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसकी थी कुछ ये 1/19, 4/19, 2/19। ठीक है, 1/19, 4/19, 2/19, मैं ऊपर से देख देख के लिख रहा हूँ, 3/19 और 5/19। ठीक है, 3/19 प्लस ये प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर क्या है, ये 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, 9 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, 16 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर और 25 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर इंटू ये 5/19। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर अपॉन 19 तो आ गया बाहर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 9 18 प्लस 16 इंटू 3 48 प्लस 25 इंटू 5 125। ठीक है, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर अपॉन 19, 17 और 18 35, 35 और 48 आ गया हमारे पास 83, 83 और 125 आ गया हमारे पास कुछ 208। ठीक है, ये आ गया एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की हमें अगर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे,
नॉर्मलाइजेशन क्या थी, ये साई साई, ये क्या आया था हमारे पास कुछ 15/19, ये नॉर्मलाइज तो था नहीं। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में 19 इंटू 208 मल्टीप्लाई बाय 15/19, तो ये 19 से 19 कैंसिल, ये आ जाएगा 208 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में 15। ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है डेल्टा एच स्क्वायर। वो क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस ये ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ये जो एच स्क्वायर था इसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी, ये क्या आई है ए स्क्वायर की वैल्यू, ये आई है 208/15 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, माइनस क्या करना है हमें, ये माइनस करना है पिछले बार 52 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 52 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 15, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, ये हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो डेल्टा एच स्क्वायर है इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एच क्या हो जाएगी, वो जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एच, या फिर डेल्टा ई भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, डेल्टा एच लिख दो डेल्टा ई लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि हैमिल्टन एच इज इक्वल टू ई, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में की थी। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ही एनर्जी होता है, ये हमने किया था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो, नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है ये, नॉलेज भी हो जाएगी इससे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू पर। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक साई स्टेट दे रखी है 1/√2 फाई नोड प्लस आयोटा फाई वन। फाई नोड क्या है ग्राउंड स्टेट, फाई वन क्या है एक्साइटेड स्टेट, और इसने कह दिया विद एनर्जी ई नोड एंड ई वन। ई नोड किसकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की, ई वन एक्साइटेड स्टेट की। तो इसने कह दिया फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन का मतलब क्या हो गया एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, वो क्या होती है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई सॉल्व करना चाहता है, चाहता नहीं ट्राई करो। ठीक है, आप इसको पॉज करो और सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, वो होती है साई एच साई। ठीक है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इस बारी, ताकि ये वाला फॉर्मूला अभी यूज़ नहीं किया तो इससे करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एच साई, ये वाला पार्ट निकालते हैं ना इसका, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर हो गया, उसको साई पर एक्ट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h/√2 फाई नॉट। ठीक, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, प्लस आयोटा h फाई वन। अब h फाई नोड पर करेगा तो क्या देगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा, तो वो क्या आ जाएगी E0/√2 प्लस आयोटा। अब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये फाई वन पर एक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी दे देगा, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी E1, ये भी लिखना था ना फाई नोड भी, प्लस आयोटा E1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई वन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये साई एच साई ये करवा देते हैं। तो उसके लिए देखो ये साई क्या चीज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास 1/√2। ठीक है, ये फाई नोड प्लस आयोटा का माइनस आयोटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई वन ऐसे। ठीक है, ये वाला साई आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा E0/√2। ठीक है, और फाई नोड फाई नोड। ठीक है, और फाई नोड फाई वन के साथ तो देखो हमें पता है कि ये स्टेट्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, सारी की सारी स्टेट्स होती है, ये ऑर्थोगोनल होती है, तो फाई नोड फाई वन के साथ तो जीरो देगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ है ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर
E1 5 1 ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया E0 अपॉन √2 प्लस माइनस और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया E1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा साई H साई। ठीक है, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक और पार्ट भी होता है नॉर्मलाइजेशन वाला। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उनको जल्दी बहुत होती है भागने की, तो वो इतना सा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ऑप्शन में ये आंसर पड़ा, टिक कराते हैं और आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि वो इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये भी सॉल्व करना है हमें। तो जब हम ये साई साई सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 1/2 + 1। थोड़ा डिटेल में करना है तो आप कर लेना। तो ये आ गया 3/2। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H पूछ रहा था, ये आ गई E0 अपॉन √2 प्लस E1 डिवाइड बाई 3/2। E0 अपॉन √2 नहीं है, ये गलत लिख दिया ना मैंने। देखो 1/√2 मल्टीप्लाई हो गए 1/2 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। कैसे, देखो ये देखो, एक 1/√2 यहाँ पर था इस साई के साथ। ठीक है, एक 1/√2 यहाँ पर था इस H के साथ, इस वाले पार्ट के साथ। तो हमने इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर ये 1/√2 और E0 अपॉन √2 ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे E0 अपॉन 2। तो इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स है, वो आप देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, आप इसको नोट कर लो। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी स्टेट क्या होती है, साई। तो ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रही है इसको देखते हैं। तो इसमें हमने 2 कंडीशंस की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पहली कंडीशन थी कि अगर पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन है, मतलब आर का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो वो जो स्टेट होएगी, रिजल्टेंट स्टेट वेक्टर विल बी स्टेशनरी। ठीक है, उसको हम स्टेशनरी स्टेट कहेंगे। स्टेशनरी स्टेट का मतलब यही हुआ कि ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब स्टेशनरी स्टेट को देखो डिफाइन कैसे करते हैं। स्टेशनरी स्टेट को हम डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उस स्टेट की, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। इसको थोड़ा सा फिजिकली समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक रीजन था ये वाला। ठीक है, इस रीजन में मैंने कह दिया कि यहाँ पर पोटेंशियल है V(r). ठीक है, वो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, f(x), f(r), कोई भी फंक्शन है वो एक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना हो तो मैं इस V(r) से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि ये जो पोटेंशियल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि अगर मैं आज चेक करूं तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, कल भी वो प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी, परसों भी वो प्रोबेबिलिटी उतनी रहेगी, और पहले भी वो प्रोबेबिलिटी उतनी ही थी। ठीक है, वो टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इस पोटेंशियल की ये जो रीजन था इसमें टाइम के साथ प्रोबेबिलिटी का चेंज नहीं हो रहा। तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि d/dt ऑफ प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 0 है। ये बात क्लियर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है हमारा साई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ये 0 है। साई स्क्वायर बेसिकली होता क्या है हमारा, वो होता है हमारा AI स्क्वायर। ठीक है, AI स्क्वायर, ये 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी हमारे पास स्टेट लिखी हुई है साई, उसमें जो ये A1 A2 A3 ये AN, ये वाले जो हमारे कोफिशिएंट्स है, ये कोफिशिएंट्स क्या है, ये कोफिशिएंट हमारे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब है कि टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो स्टेट स्टेशनरी है, इसका मतलब हुआ कि हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगेगी। अब देखो, अब हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका मतलब है कि जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यहाँ पर,
ठीक है, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, आज भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू उतनी रहेगी, कल भी, परसों भी, पहले भी उतनी थी। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोई भी ऑपरेटर की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होएगी, तो ये हो गया जीरो। ये कब होता है? ये होता है स्टेशनरी स्टेट में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो पॉज करके, फिर हम इसका सेकंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टेट में हमने ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी थी, तो हमने इसका सॉल्यूशन भी लिखा था। सॉल्यूशन क्या लिखा था? हमने कहा जो साई है, आर साई है हमारा, वो उसके जो सॉल्यूशंस है उसको फाई ऑफ आर और कुछ एफ ऑफ टी सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया ये। और उसको अगर आगे लिखना हो तो फाई ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ठीक है। इस तरह से वो स्टेट क्या है? इवॉल्व होएगी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का। अब देखो सेकंड केस इसमें। अब सेकंड केस है हमारा कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है? वो फंक्शन है आर के साथ टाइम का भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिपेंड ऑन टाइम। अब अगर पोटेंशियल डिपेंड ऑन टाइम है, इसका मतलब है कि अब मैं फिर से एक रीजन डिफाइन करूं यहां पर ऐसे, यहां पर जो पोटेंशियल है वो टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर किसी t1 टाइम पर चेक करूं तो मेरे को पोटेंशियल कुछ मिलेगा, उसके बाद मैं किसी t2 टाइम पर चेक करूं तो पोटेंशियल कुछ यहां t1 मिलेगा, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा? पोटेंशियल t2 मिलेगा। t3 टाइम पर चेक करूं तो पोटेंशियल कुछ vt3 मिलेगा। इसका मतलब टाइम के साथ वो पोटेंशियल क्या है? इवॉल्व कर रहा है। पहले क्या था? अलग अलग जगह पर पोटेंशियल अलग था, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, टाइम के साथ वो पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा था। अब क्या हो गया? टाइम के साथ वो पोटेंशियल बढ़ने लग गया, ठीक है। बढ़ने नहीं लग गया, मतलब चेंज होने लग गया। अब जब टाइम के साथ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है डी अपॉन डी टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो क्या है? जीरो नहीं होगी, ठीक है। वो भी क्या है? चेंज होएगी टाइम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ए आईज है, ठीक है, ये क्या है? ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका मतलब कि हमारे ए आई जो है ये विल चेंज विद टाइम, विल इवॉल्व विद टाइम, इवॉल्व विद टाइम, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारी सारी, उसमें जो ये ए आई है वो भी टाइम डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो भी टाइम के साथ चेंज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी भी टाइम के साथ चेंज होएगी, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे क्वांटम मैकेनिक्स की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर ये टाइम के साथ चेंज होएगी तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये फॉर्मूला देखो, डी अपॉन डी टी ऑफ ए, ठीक है। तो ये होता है कुछ 1 अपॉन आयोटा एच कट, ठीक है। और ये हो गया ए कोमा एच, ठीक है, कॉम्यूटेटर हो गया इसका, और प्लस डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। और ये क्या है? हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बात क्या होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हमें एटॉमिक लेवल पर नहीं पता क्या हो रहा है चीज़ें, ठीक है। हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जैसे कि आइंस्टाइन, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर सवाल उठाया कि इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी हाइजनबर्ग, श्रोडिंगर या फिर डिरैक, इन लोगों ने डेवलप की थी। क्योंकि देखो, एक क्वांटम लेवल पर कोई भी घटना हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, पहली बात तो उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। क्या वो हमारे क्लासिकल वर्ल्ड पर इफेक्ट डाल पा रही है? नहीं। अब क्लासिकल जो वर्ल्ड है उसमें कोई भी इफेक्ट हो रहा है, उसको हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से देख सकते हैं। मेरे को गाड़ी को धक्का लगाना है, मेरे को गाड़ी चलानी है, मेरे को रॉकेट चलाना है, रॉकेट को स्पेस में भेजना है, सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है, ऑर्बिट्स में भेजना है, मून की ऑर्बिट में भेजना है, मार्स की ऑर्बिट में भेजना है, सब कुछ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हो रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का कोई लॉजिक है? हम क्या करें एटम में अगर कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स में आई वो थी अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो
इन साइंटिस्ट ने ये सवाल उठाया कि जो आपकी अनसर्टेनिटी है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अनसर्टेन हो ही नहीं सकती। या तो आपकी इक्वेशन गलत है, या यहाँ पर कोई हिडन वेरिएबल्स छुपे हुए हैं जिस जो आपसे अभी तक ढूंढे नहीं जा रहे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी आप एक पिक्चर देखते हो जिसके अंदर दुनिया के सारे जो टॉप साइंटिस्ट थे वो बैठे होते हैं, 25-30 साइंटिस्ट, तो उनकी एक समिट होती है। उस समिट के अंदर ये सवाल उठाए गए। तो उस टाइम नील्स बोहर वो बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था, और वो क्वांटम मैकेनिक्स के बिल्कुल पक्ष में थे। तो उन्होंने जितने भी साइंटिस्ट थे, खासकर नील्स बोहर और आइंस्टाइन की एक कन्वर्जेशन हुई थी, बहुत फेमस कन्वर्जेशन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए तो उसको यूट्यूब पर पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स पर जितने भी सवाल उठाए गए, नील्स बोहर ने उन सबका जवाब दिया था। ही वॉज ए जीनियस। तो वो बहुत शानदार चीज़ है। तो अब बात ये आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने जब ये इक्वेशन आई ना, तो इस इक्वेशन ने सब कुछ चेंज कर दिया। इस इक्वेशन ने वो चीज़ चेंज कैसे कर दी? अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ की। ठीक है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी क्या होती है? ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप? पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। ठीक है, न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या कहती है? वो कहती है डी अपॉन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब कि अगर आप मोमेंटम में चेंज को जो ऑब्जर्व करते हो वही आपका क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ रियल लाइफ में आप देख सकते हो। और ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज भी रियल लाइफ में यही होती है। आप पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, मोमेंटम को आप कैलकुलेट कर सकते हो, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, सारी रियल लाइफ चीज़ें। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इनके बारे में बात नहीं कर रहा था, और अगर कर रहा था तो सिर्फ एटॉमिक स्केल पर बात कर रहा था। अब आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये क्या है? ये एटॉमिक स्केल से हम बहुत ऊपर आ गए। ठीक है चीज़ एटॉमिक स्केल के लेवल की ही, लेकिन इसने एक हमारे पास जो सैंपल होता है गैस का, उसका भी क्या है? मोमेंटम हम लोग मेजर कर पाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो रियल लाइफ चीज़ों की अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो वो हमारा रियल लाइफ मोमेंटम, रियल लाइफ एनर्जी, इन्हीं को डिनोट करता है। ठीक है, और ये बता क्या रहा है? अगर यहाँ पर ऑपरेटर ए होता, अगर ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर होता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मोमेंटम है उसका हम चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हमारी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होगी। और ये हमने कैसे करी है? ये हमने करी है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट नाम के, ठीक है, उन्होंने इस इक्वेशन की हेल्प से ये साबित कर दिया कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट है वो बेतुके नहीं है, उनका भी रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस है, और बहुत लॉजिकल और डीप इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और उन्होंने इस इक्वेशन की हेल्प से इन दोनों इक्वेशंस को एक कनेक्ट किया कि मतलब जो आप क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स देखते हो वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। उनको जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, या फिर पोटेंशियल की इक्वेशंस होती है, जैसे F इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट ने ये जो इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस को और इसको मैच करके ये बता दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट आपके रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। इसलिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, और इसी इक्वेशन ने सब कुछ चेंज कर दिया। इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की जो इमेज थी वो थोड़ी अलग थी, और इस इक्वेशन के बाद जो इमेज है वो सारी की सारी चेंज हो गई। अब क्वांटम मैकेनिक्स को एक सुपीरियर लेवल ऑफ फिजिक्स माना गया कि उसने क्वांटम वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल हो रही है और उसके रिजल्ट्स रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो, अब दो तरह की पिक्चर थी हमारे पास। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लो। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पर काम किया। सबसे पहले काम किया था यहाँ पर हाइजनबर्ग ने और फिर श्रोडिंगर ने। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर वे ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस है, जिसको हम श्रोडिंगर पिक्चर कह देते हैं, ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो स्टेट वेक्टर है हमारा साई, ये क्या है? ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है। ठीक है, और जो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर कुछ भी मैंने ओ दे दिया, ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उन्होंने अपना फॉर्मूलेशन दिया आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच साई। ठीक है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन ही लिखी है मैंने इस फॉर्म में कि हमारा जो ये ऑपरेटर है, ये देखो,
ये टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, साई, और एच एच क्या है हमारा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपनी फॉर्मुलेशन दी। और इसने कहा कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे इवॉल्व होएगी, ये इवॉल्व होएगी हमारी ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, और उसके साथ साई ऑफ 0। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने साई ऑफ टी। ठीक है, तो ये साई एट टाइम इज इक्वल टू 0 था, उसको किसी जनरल टाइम साई एट टी पर कैसे इवॉल्व होएगी, वो इस तरह से इवॉल्व होएगी। ये इसने सॉल्यूशन दिया था, ये सॉल्यूशन है, ये हमारी इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हाइजनबर्ग। तो ये हाइजनबर्ग पिक्चर क्या है, देखो हाइजनबर्ग ने इसका जस्ट ऑपोजिट कहा। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेटर है हमारे, ये क्या है, ये टाइम के साथ इवॉल्व होएंगे, ये क्या होएंगे, टाइम के साथ इवॉल्व, और जो हमारा स्टेट वेक्टर साई है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने ऑपरेटर के लिए भी एक अलग दिया। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते ज़्यादा। लेकिन ये देखो, उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटर है आपका, कोई भी ए ऑपरेटर मान लो, या ओ ऑपरेटर लिख देता हूँ ना मैं, ये टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, ये टाइम के साथ चेंज होगा ई टू द पावर आयोटा ई टी अपॉन एच कट, और यहाँ पर आ गया हमारा ओ, और ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मुलेशन दिया, ये उनकी क्या थी, एक तरह से इक्वेशन थी। तो अब ये दो पिक्चर्स आ गई। अब दिक्कत आ गई कि किसको सही माने। ठीक है, स्टेट वेक्टर कांस्टेंट है, ऑपरेटर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, किसको सही माने। ठीक है, उन्होंने कहा कि साई वेरिएबल है और हाइजनबर्ग ने कहा कि ऑपरेटर वेरिएबल है। तो उसके बाद आए डिराक। डिराक ने कहा कि दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, हमारा साई भी क्या होता है, वेरिएबल ऑफ टाइम होता है, और जो हमारा ऑपरेटर है वो भी क्या होता है, वेरिएबल ऑफ टाइम होता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये दोनों पिक्चर सही है, ये दोनों जो रिजल्ट देती है वो रिजल्ट बिल्कुल सेम आता है एट द एंड। और उन्होंने रिजल्ट कहाँ से निकाला, उन्होंने कहा कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट ए कोमा एच प्लस डेल ए अपॉन डेल टी। उन्होंने दोनों पिक्चर को सॉल्व किया और दोनों पिक्चर से ये सेम टू सेम रिजल्ट निकाला। उन्होंने कहा कि इसका तरीका भले ही अलग अलग हो इन लोगों का, लेकिन ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने फिर ये कंक्लूड किया कि हमारी ये दोनों चीज़ें वेरिएबल होती है, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, मान लो यहाँ पर एक कार जा रही थी, ये फर्स्ट कार है। ठीक है, और ये कार जा रही थी ऐसे, ये हमारी सेकेंड कार है, ये जा रही थी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो श्रोडिंगर बैठे हैं और यहाँ पर हाइजनबर्ग बैठे हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करनी है, एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी काउंट करनी है। तो हाइजनबर्ग ने क्या कह दिया, हाइजनबर्ग ने कह दिया मैं तो जी स्टेबल हूँ, स्टेबल मतलब स्टेशनरी हूँ, और उन्होंने इसकी स्पीड बता दी 160। ठीक है, फिर श्रोडिंगर ने कहा कि नहीं मैं स्टेशनरी हूँ, और हाइजनबर्ग की स्पीड है 160। तो रिलेटिवली तो दोनों की स्पीड 160 ही रहेगी ना। तो उन्होंने कहा देखो मूव तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसको रिलेटिवली काउंट किया दोनों ने, चीज़ दोनों ने सेम कही। ठीक है, तो ये थी हमारी डिराक पिक्चर। तो आपको बस इसकी स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं आपको ये इक्वेशंस का पता हो, ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट याद होनी चाहिए इनकी। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिलेबस की इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो ना भी याद हो तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है, डेल डॉट एस प्लस डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एस क्या है, एस है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और जो हमारा पी है वो है प्रोबेबिलिटी। तो इस इक्वेशन को समझने से पहले आपको ये इक्वेशन कहीं देखी देखी लग रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ देखी है। आपने देखी है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे पहले, फिर ऊपर वाली इक्वेशन पर आएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी होती है डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं, जहाँ पर जे क्या है, हमारी करंट डेंसिटी है,
और हमारी जो रो है वो क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब समझो कि ये इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले डेल डॉट ए, मतलब किसी भी चीज़ का हम डेल डॉट लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है फ्लो क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स में आपने फ्लो क्वांटिटी पढ़ी होगी डेल डॉट, तो इसका मतलब देखो क्या होता है। अब मैं कह दूं कि ये एक मैंने वॉल्यूम ले ली, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लक्स है ए, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्लक्स है ए। अब मैं कह दूं इसका डेल डॉट ए क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स में आप क्या कहते हो, ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। सोर्स की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लक्स का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लक्स मतलब ए का आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब ये बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है मतलब ये एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, ए के किसी सोर्स की तरह। इसी तरह अगर मैं एक वॉल्यूम लूँ ऐसे, और वहाँ पर ए कोई फ्लक्स है, और मैं कह दूँ कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, डेल डॉट ए इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये सिंक की तरह काम कर रहे हैं। सिंक की तरह मतलब इसका फ्लक्स है, फ्लक्स जो ए है वो क्या है, इनवर्ड फ्लो है, इनवर्ड फ्लो। ठीक है, मतलब बाहर का सारा फ्लक्स जाके ए का जो फ्लक्स है वो इसके अंदर, इसके ओरिजिन की तरफ समा रहा है अंदर जाके। ठीक है, तो ये डेल डॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स क्वांटिटी को, फ्लो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ गई, बढ़िया। इसी तरह अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोडाइनमिक्स की तरफ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं इन चीज़ों का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर जे करंट डेंसिटी है, रो चार्ज डेंसिटी, ये चीज़ें आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जे करंट डेंसिटी मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रो चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं इधर वापस लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल डॉट जे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, केसेस बनाए यहाँ पर। केस वन क्या कह रहा है कि डेल डॉट जे पॉजिटिव है। डेल डॉट जे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करंट जो है वो वॉल्यूम के बाहर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये जो करंट है जे, ये बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो डेल रो अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा, देखो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, तो उसके बाहर एक माइनस का साइन लगा, मतलब डेल रो अपॉन डेल टी आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि जो वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनसाइड वॉल्यूम वो क्या है, डिक्रीज कर रही है। और चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज कैसे कर सकती है, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के अंदर तब डिक्रीज करेगी जब मैं कहूंगा यहां से चार्ज वॉल्यूम के बाहर चला गया। ठीक है, तो टेक्निकली वही चीज तो करंट डेंसिटी कह रही थी। ठीक है, कि करंट का क्या है, आउटफ्लो हो रहा है, करंट का आउटफ्लो होगा तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टाइम के साथ डिक्रीज होएगी। ठीक है, अब यहीं पर हम क्या ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली केस वन। तो केस सेकंड क्या कह रहा है कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू नेगेटिव है। डेल डॉट जे नेगेटिव है, इसका मतलब ये अब क्या है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब ये जो करंट है ये वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। अब इसको दूसरी तरफ से देखते हैं, तो यहाँ पर डेल रो अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये डेल डॉट जे नेगेटिव है, तो माइनस ये खुद है और बाहर एक और माइनस लगा है इक्वेशन का, तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो चार्ज डेंसिटी है रो इनसाइड वॉल्यूम वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। अब वो इंक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीज ऐसे हो रही है कि कोई बाहर से चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। और करंट डेंसिटी भी तो यही कह रही थी कि बाहर का चार्ज है अंदर आ रहा है, इनवर्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि हमारा जो करंट डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी है उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बता रही है। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसको नोट करो आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं सेम टू सेम क्या करता हूँ, हमारी इक्वेशन लिखता हूँ ये। ठीक है, अब ये भी जो करंट डेंसिटी की इक्वेशन लिखी थी वहाँ से क्या है कि जो डेल पी अपॉन डेल टी वो क्या है, माइनस
डेल डॉट एस, ये लिख दिया मैंने। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं केस 1 लेता हूँ। अब मैं केस 1 में क्या करता हूँ कि डेल डॉट एस क्या है, पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, एक बार समझने के लिए मान लो कि ये वॉल्यूम थी, ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो पार्टिकल्स थे प्रोबेबिलिटी वाले पॉइंट्स थे, वो क्या है अंदर फ्लो होने, सॉरी, प्रोबेबिलिटी वाले पार्टिकल्स के अंदर थे, वो यहाँ से बाहर फ्लो होने लग गए। डेल डॉट एस पॉजिटिव का मतलब यही है, सोर्स की तरह काम करेगा, ये सोर्स मतलब रिलीज करेगा अपना पार्टिकल्स। अब यहाँ से पार्टिकल बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको इस पिक्चर से देखते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी क्या कहता है। तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो ये डेल डॉट एस तो पॉजिटिव हो गया और बाहर एक माइनस साइन लगा है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड पार्टिकल इनसाइड वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है, एक तरह से हमारी जो P इज इक्वल टू साई स्टार साई है, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है, पार्टिकल्स का आउटफ्लो हो रहा है। अगर पार्टिकल वॉल्यूम से बाहर की तरफ मूव करेगा, पार्टिकल का आउटफ्लो होएगा, तो पार्टिकल के वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, डेल डॉट एस इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल डॉट एस नेगेटिव का क्या मतलब है, डेल डॉट एस नेगेटिव का मतलब है कि हमारा अब ये सिंक की तरह काम कर रहा है, कि जो बाहर से पार्टिकल है वो इसके सेंटर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सिंक होता है ना, पानी होता है सारा का सारा सेंटर की तरफ जाके अंदर फ्लश हो जाता है, ठीक है, उसी तरह ये सिंक की तरह काम कर रहा है। तो बाहर से जो पार्टिकल है वो इसके सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो अब इसको दूसरी साइड से देखते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी, वो क्या हो जाएगा, देखो डेल डॉट एस ऑलरेडी नेगेटिव है और बाहर एक माइनस साइन है, तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारी साई स्टार साई है, ठीक है, वो इन वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बाहर से पार्टिकल जब सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पार्टिकल को मिलने की प्रोबेबिलिटी इनसाइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टेक्निकली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बता क्या रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इक्वेशन बता रही है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे आप कंजर्वेशन लॉस पढ़ते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस टर्म्स में बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं। तो ये एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। पिछला हमने जो पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उसको इस इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चीज़ को आप नोट करो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। तो देखो, अब जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसका फॉर्मूला लिखो S, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H कट अपॉन 2IM, ठीक है, ब्रैकेट में साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डेल साई माइनस साई डेल ऑफ साई स्टार, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, देखो H कट अपॉन 2IM क्या है, कांस्टेंट है, और इधर क्या है, सबसे पहले साई डेल साई लिया, उसको साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको माइनस किससे किया कि हमने साई स्टार लिया, उसका डेल लिया, डेल ऑफ साई स्टार, और उसको साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो, अब इस फॉर्मूले से हम एग्जाम्पल करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से मैंने बड़े टाइम से एक बात कही थी कि हमारी जो क्या नाम लेते हैं वेव फंक्शन है, वो रियल नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार हम रियल लेके देखते हैं क्या होता है इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब सारा फंडा क्लियर होएगा यहाँ से। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि बाकी देखो, हमने जितनी भी इक्वेशंस थी सारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। हमने ऑसिलेटरी सॉल्यूशन लिया है और सब कुछ किया है, बस हमने क्या है, ये रियल ले लिया और वेव फंक्शन की उसके अलावा सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो ये क्या है, एक रियल ऑसिलेटरी सॉल्यूशन ले लिया। तो अब देखो इसका साई स्टार क्या होएगा, ठीक है। तो इसका जो साई स्टार होएगा वो भी e⁻k x होएगा, ठीक है। तो देखो अब साई, इसका मतलब क्या हुआ कि साई स्टार इज इक्वल टू साई है यहाँ पर। तो अब अगर मैं इसका ऐसे लिखना चाहूँ, एक बार कॉन्स्टेंट को भूल जाओ, तो वो क्या होता है, वो होता है साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि साई स्टार साई के इक्वल है, तो मैं ये हटा दूँ स्टार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये साई, ये एक दूसरे से माइनस होके क्या बन गए, जीरो बन गए। जीरो बन गए इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा वेव फंक्शन रियल होता है, नोट डाल के ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बता रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या बताती है, मोशन, एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक सेकंड ना एक और चीज़ लिख दूँ, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन ये जो एस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, यहीं पर लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट मोशन, ठीक है। एक तरह से मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ भी क्या है, चार्ज करंट डेंसिटी वो चार्ज का मोशन रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मतलब वो प्रोबेबिलिटी का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो एस जीरो होने का मतलब है कि जो रियल साई होता है, रियल साई कैंट रिप्रेजेंट मोशन। अब रियल साई जब रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा मोशन, तो जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होएगी, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की भी इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की इक्वेशन लिखी थी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि रियल लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। हम अभी अभी क्या कह रहे थे कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तो हम उस चीज़ को कह रहे हैं ना कि वो लॉजिक बना रही है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो वही चीज़ जीरो हो गई, इसका मतलब इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। इसलिए हम साई को कभी भी रियल नहीं लेते, हमेशा इमेजिनरी लेते हैं। तो ये बात होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, इसको आप नोट कर लो, पॉज करके, यहीं पर पॉज करके नोट कर लो। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिसमें साई हम इमेजिनरी लेते हैं, c⁻e⁻i⁴ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत सबसे सिंपल हमारा वेव फंक्शन है जो मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है इन x डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल केस लेके देख लिया कि ये ले तो क्या होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, s के लिए सॉल्व करेंगे इसको। अब s क्या होता है, s होता है हमारा h/2im, ठीक है। और यहाँ क्या होता है हमारा साई स्टार, इसका स्टार e⁻−i⁴kx, ठीक है। फिर आता है हमारा डेल साई, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ e⁻i⁴kx माइनस, फिर साई मतलब e⁻i⁴kx और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ e⁻−i⁴kx, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा h/2im, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, x बाहर आ जाएगा और e⁻−i⁴kx e⁻i⁴kx ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आयोटा के बाहर आ जाएगा, ठीक है, x नहीं सॉरी आयोटा के बाहर आ जाएगा। तो ये आयोटा के हुआ और यहाँ पर क्या बचा, e⁻−i⁴kx e⁻i⁴kx, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और फिर माइनस, और यहाँ क्या बचा, माइनस आयोटा के, फिर से e⁻i⁴kx और माइनस i⁴kx ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा h/2im और ये 2i⁴k। तो यहाँ से क्या हुआ, आयोटा से आयोटा खत्म हो गया और 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये बच गया h/k/m। अब याद करो जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने मोमेंटम के एक फॉर्म में लिखा था, वो किस फॉर्म में लिखा था, p = h/k। तो ये क्या हो गया, p/m हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू आई, तो s की वैल्यू हमारी p/m आ गई। अब p/m क्या होता है, p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, mv, तो v क्या होता है, ये होता है p/m। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसको नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। s रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये किससे निकाला हमने, इस छोटे से क्वेश्चन से निकाल दिया।
इसका मतलब क्या है कि एस क्या है, एक रियल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब देखो, अब यहां बात आ जाती है रियल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहाँ से मिलती है हमें, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पहले तो कहते हैं ये साय है, ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी देगा। लेकिन साय क्या है एक्चुअली, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फंक्शन का? नहीं। तो साय का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए ये नॉन एग्जिस्टिंग है अभी तो अब यहां से ऑब्जर्वेबल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर। जब हम यहाँ पर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, मान लो मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, पी साई, उसने कुछ दे दिया हमें ए साई। ये ए क्या दे रहा है हमें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, इसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हमें क्या मिलती है, सॉरी ए आइगन वैल्यू दे रहा है, सॉरी इसी आइगन वैल्यू से हमें क्या मिलती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, और हम ऑब्जर्व किन चीज़ों को करते हैं, आइगन वैल्यू को। रियल लाइफ में अब मैं कह दूं ऑब्जर्व क्या करते हो आप, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, यही चीज़ें तो ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ऑपरेटर हमें क्या देता है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ठीक है, उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को हम कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हेल्प से। ठीक है, ये बात क्लियर है। हालांकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको एक सीक्वेंस फॉर्म में बता दिया मैंने। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एस को हमने क्या कह दिया, एक रियल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कह दिया, जो एक वेलोसिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एस निकालने के लिए एक ऑपरेटर भी होता होगा। ठीक है, और अभी अभी हमने एस की फिजिकल सिग्निफिकेंस देख ली कि एस रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो इसका मतलब एस के लिए हम क्या है, वेलोसिटी ऑपरेटर निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑपरेटर। अब वेलोसिटी ऑपरेटर कैसे आता है, देखो ये वी, ठीक है, कैप लगा दिया मतलब ऑपरेटर है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है, पी अपॉन एम। तो क्या मोमेंटम ऑपरेटर की हेल्प से वेलोसिटी ऑपरेटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम ऑपरेटर क्या हो सकता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर। ठीक है, और डिवाइड बाय एम। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑपरेटर। और ये वेलोसिटी ऑपरेटर हमें क्या देता है, ये वेलोसिटी ऑपरेटर देता है हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, तो आपको अगर एस निकालना हो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी हो, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो जो हमने पहले लिखा था, और ऑपरेटर फॉर्म में अगर निकाल सकते हो तो आपको वेलोसिटी ऑपरेटर से भी निकाल सकते हो। दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, बिल्कुल वैलिड है। तो देखो, अब अपने एक काम करते हैं, अभी अभी हमने जो रिजल्ट लिखा था उसको हम इस ऑपरेटर की हेल्प से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें साई दिया हुआ है, साई क्या दिया हुआ है हमें, ए कुछ ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट हो गया। तो अब हमने कह दिया फाइंड एस। तो एक तरीका तो हमने देख लिया, अब दूसरा तरीका निकालना है। दूसरा तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करो, ये वी ऑपरेटर है, इसको साई पर एक्ट करवा दो। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, आइगन वैल्यू दे देगा। वो कैसे निकालते हैं, माइनस आयोटा एच कट अपॉन एम डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, वन डायमेंशनल है, ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला माइनस आयोटा स्क्वेयर एच कट के ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, और ई टू द पावर आयोटा के एक्स इंटू ए, ये क्या था, ये साई था, तो इसको वापस साई लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने वापस इसको साई लिख दिया। ठीक है, ये आ गई हमारी आइगन वैल्यू। और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एट द एंड हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये तो आ गई हमारे पास आइगन वैल्यू, फर्स्ट स्टेप। अब आइगन वैल्यू से क्या निकालनी होती है हमें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि हम रियल लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू।
तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं साई वी साई, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये साई निकालना होगा। तो ये साई क्या है, मान लो ये ऐसे था। ठीक है, तो इसका ये डुअल वेक्टर वो क्या होगा, वो होगा ए स्टार। अब ए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना वैसे। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं एक एक स्टेप करके। यहाँ पर ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, पूरा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए स्टार ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा इसको वी साई इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय एच कट के इंटू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के एक्स। अब देखो ई टू द पावर आयोटा के एक्स से ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स कैंसिल, और ए इंटू ए स्टार। ठीक है, ए क्या होते हैं, कोई अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट भी होएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एच कट के, और मैं कुछ मिस कर रहा हूँ ना, यहाँ पर एम भूल गया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम लगा लेना। ठीक है, ये हमारे पास एम था ना, ये वाला, तो ये एम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एट द एंड हमें क्या मिला, जो एस है उसकी वैल्यू क्या है, साई वी साई अपॉन साई साई। हमने ये इसलिए नहीं किया, इसकी वैल्यू 1 ही आनी है, उसकी टेंशन मत लो, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बता दे, यहाँ पर लिख देता हूँ ना, आप निकाल लेना ये एज ए होमवर्क, ए स्क्वायर। तो अगर हमें ऐसे निकालना है तो एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर एच कट के अपॉन एम, और अपॉन में ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या है हमारा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसल आउट, तो हमारे पास एट द एंड मिला क्या, एच कट के अपॉन एम। सेम रिजल्ट मिला है हमें जो पिछली बार मिला था। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना, इतनी खुद प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखो, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, इसको ना आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना अपना दिमाग लगा के। ठीक है, ये हमारे पास एक वेव फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि फाइंड एस, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ रियल पार्ट ऑफ साई। ठीक है, इसको आप एक बार पॉज करो और अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आप क्या समझ पाते हो इससे, अब दिमाग लगाओ। ठीक है, ये सिर्फ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लें, तो ये क्या देगा हमें, ये ई टू द आयोटा के एक्स होता है, ये क्या होता है कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स प्लस टू इंटू कॉस के एक्स माइनस 2 आयोटा साइन के एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर रियल पार्ट क्या है, इसने क्या कहा है, रियल पार्ट ऑफ साई। ठीक है, तो अब मैं यहां पर रियल पार्ट ऑफ साई लिखता हूं, साई आर, वो क्या है, ये कॉस के एक्स रियल पार्ट है, 2 कोस के एक्स, तो 3 कॉस के एक्स, इतना इतना इसका रियल पार्ट है, और ये कह रहा है कि इसका एस निकाल दो। अब हमें पता है कि ये क्या है, एक रियल वेव फंक्शन है, और जो रियल वेव फंक्शन का एस होता है वो क्या होता है, 0। तो ऑप्शन में अगर कहीं 0 हो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक थी यहां पर, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, मैंने ये साई लिखा है, ये हमें दिया हुआ है ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको कह दिया फाइंड एस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैं एक बार वेलोसिटी ऑपरेटर वाले से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप आराम से सॉल्व कर ही लोगे सिंपल तरीके से।
ठीक है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना थोड़े बहुत, 4 5 6 क्वेश्चंस, तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा वाला मेथड लगाना है, ज़्यादा इजी रहेगा किस तरह के ऑपरेटर पर। ठीक है, उसके लिए आपका डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक या फिर वेबसाइट लिंक होएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दूंगा वहाँ पर। तो देखो हमने क्या किया, हमने ये वी साई लगाया। ठीक है, अब वी साई क्या होता है, ये होता है माइनस आयोटा एच कट अपॉन एम, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ए ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ आयोटा स्क्वायर, ठीक है, एच कट ए अपॉन एम, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन 2a। टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और ये रह गया हमारा ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, साई वी साई ये करना है। तो ये क्या होगा, ये होगा इसका स्टार, अगर मेरे को लिखना हो तो वो क्या होगा, ए स्टार ई टू द पावर आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्टार ई टू द पावर आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आयोटा स्क्वायर तो 1 हो गया, बात ही खत्म है, तो वो हो गया एच कट ए अपॉन एम 2x अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा ए स्क्वायर एच कट अपॉन एम और ये 2x अपॉन ए। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, s निकालना है। तो s क्या होता है, साई वी साई अपॉन नॉर्मलाइजेशन भी करना होता है। अब अगर इसका जब नॉर्मलाइजेशन करोगे तो वो पहले ही पता है ए स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ए स्टार ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ। तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये एच कट अपॉन एम और 2x अपॉन में ए। तो ये कैंसिल हो गया और ये रह गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो, अब हमने कहा था कि पोस्टुलेट्स लास्ट में करेंगे। ठीक है, जो पिछले लेक्चर से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया था वो सब कुछ पोस्टुलेट्स ही था। ठीक है, अगर ये पोस्टुलेट मैं आपको पहले लिखवा देता और फिर सब कुछ करवाता तो ऊपर ऊपर से निकल जाता। अब आपने सब कुछ कर लिया तो अब पोस्टुलेट ढंग से समझ आएंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। तो ये पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज, ठीक है, कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसकी स्टेट को कैसे लिखेंगे, गिवन बाय स्टेट वेक्टर साई एक्स टी। ठीक है, और ये एक्स और टी का पे मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, इन हिल्बर्ट स्पेस। ये हो गया हमारा पहला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी स्टेट लिखनी हो हमें क्वांटम सिस्टम की तो वो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हिल्बर्ट स्पेस में ये हमारी डिराक नोटेशन हो गई। उसके बाद कह रहा है कि ये जो साई एक्स टी है ये सारी की सारी क्वांटम सिस्टम की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो हमें चाहिए। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एनी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर इज ए स्टेट वेक्टर, मतलब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मतलब आसानी से समझ आ रहा है। उसके बाद हम बात करें सेकंड पोस्टुलेट की, तो वो कह रहा है कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल मतलब वो क्वांटिटीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और डायनेमिकल वेरिएबल हो गए। ठीक है, देयर कोरोस्पॉन्ड एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होएगा जिसका आइगन फंक्शन फॉर्म से कंप्लीट बेसिस। ठीक है,
अब ये बेसिकली कहना चाहता है कि कोई भी आपको ऑब्जर्वेबल चाहिए तो उसके लिए एक हर्मिशन ऑपरेटर होएगा, उस ऑपरेटर को आप स्टेट पर एक्ट करवाओगे और आपको उसकी आइगेन वैल्यू मतलब ऑब्जर्वेबल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंप्लीट बेसिस का यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिनको लीनियर अलजेब्रा आता है वो समझ के होंगे, लेकिन कोई ज़रा ज़रूरी नहीं है। ये बात क्या होती है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने कम पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी फालतू फालतू बातें लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कमी रह गई है, सब कुछ आता है, टेंशन मत लो, सब किया है हमने। अब देखो तीसरा, तीसरा कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, कोई भी ऑब्जर्वेबल है, ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्शन ऑफ ए। ठीक है, एक्शन ऑफ ए ऑन स्टेट वेक्टर। ठीक है, ये यही कह रहा है ए साई इज इक्वल टू हमारे पास कुछ सी साई आ जाएगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी आइगेन वैल्यू। ठीक है, चौथा पोस्टुलेट है वो कह रहा है कि अब देखो आपके पास ए आ गया, आइगेन वैल्यूज आ गई आपके पास। अब जो आइगेन वैल्यूज है वो चेंज कैसे होएगी, मतलब ठीक है ना, जो मोमेंटम है वो चेंज कैसे होएगा, जो एनर्जी है, पोजीशन है, वो चेंज कैसे होएगी क्वांटम सिस्टम की, वो कौन बताता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हमें क्या से बताएगी कि ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल्स है ये क्वांटम सिस्टम में टाइम के साथ कैसे चेंज होते हैं। तो ये थे हमारे ले दे के सारे पोस्टुलेट्स। अब मैंने कहा था कि जिन लोगों को मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना, या बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आती है, तो उनके लिए मैं लास्ट में सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगा। तो ये 4 पोस्टुलेट्स करने हैं आपको। ठीक है, और 4 पोस्टुलेट्स के बाद जो फॉर्मूला आ जाए वो देखो हमने क्या निकालना होता है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी की। मान लो nth स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, तो जो आपका साई एन होगा वहाँ पर आप फाई एन एक्ट करवाओगे, तो फाई एन एक्ट करवाओगे तो वो आपको क्या देगा, सी एन देगा। लेकिन ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होता है, ए एन देगा, सॉरी ए एन। ठीक है, ए एन क्या होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट होता है। हमें कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट थोड़ी चाहिए, हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये लो इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब मान लो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, तो ये लो जी नॉर्मलाइजेशन करेक्शन डाल दी। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन करेक्शन यहाँ पर क्या होती है, समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आते प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसको ऐसे ना निकाल कर आप क्लासिकल वे से निकालना चाहते हो तो वो भी लो, फाई एन स्टार साई एन। ठीक है, ये हमने क्या है मल्टीप्लाई किया है डॉट डी एक्स, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, और हमें क्या करना है डिवाइड बाय ये फाई एन है। ठीक है, साई एन स्टार साई एन, और इसका ये डॉट डी आर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमारा। तो ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन होगी प्रोबेबिलिटी की। आपको अगर इस तरह से दिए हो, डिस्क्रीट वैल्यूज़ दी हो तो आप ये लगा सकते हो, और आपको डिस्क्रीट वैल्यू नहीं दी, उसने कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिए है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी के बाद हम क्या निकालते थे, हाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते थे हम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है हमारी साई ए साई। ठीक है, और अगर ये नॉर्मलाइज ना हो हमारा साई, तो ये लो जी करेक्शन ऐड कर दी। ठीक है, तो अब देखो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, इसको अगर इसी क्लासिकल फॉर्म में लिखना हो तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास साई स्टार ए साई। ठीक है, डॉट हमारे पास जो भी डी आर है अपॉन साई स्टार साई डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पर भी आर लिख लो, एक्स अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, और इसका हमने एक और फॉर्मूला किया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, वो था समेशन ऑफ पी एन ए एन स्क्वायर, यही था ना, सी एन स्क्वायर था ना, सी एन स्क्वायर आई एन वैल्यूज़ का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक और फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सी एन क्या है, सी एन है आइगेन वैल्यू, और पी एन क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ए एन है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, और समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर ये क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टोटल। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए।
तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का क्या करना है, टाइम के साथ चेंज, वही तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देगी। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होती है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये हमारी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। ये होती है 1/i एच कट ए कोमा एच, ये कॉम्यूटेटर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्यूटेटर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको कॉम्यूटेटर का अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। ए कोमा एच प्लस डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है। अब अगर जो हमारी ये ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। अब देखो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड करने का क्या मतलब है, ठीक है। मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एम टी, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस है, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक टी क्या आ रहा है ना हमारे पास, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में टी प्रेजेंट है। अगर मैंने ए लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एम वाई, ठीक है, और मैंने कह दिया ये वाई है, ये जी टी का फंक्शन है कुछ, ठीक है, लेकिन ये अंदर जाके टी का फंक्शन है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर आपको टी दिख रहा है इस फॉर्मूले में, कहीं पर नहीं दिख रहा ना। तो ये क्या है, ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। तो मान लो कि यहाँ पर ये भी लगाना है कि मान लो कि ये ए अगर हमारा एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। तो वहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/i एच कट, और ये आ गया ए कोमा एच, बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई डी ए अपॉन डी टी। इसको कर लो आप नोट। कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या फिर कुछ चीज़ें जो मेरे को इम्प्रूव करनी हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, बाय बाय।